अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की नई नई टैरिफ और न्यूज़ सुनकर ये सोचने पे मजबूर हो गए हो कि इंडिया यूएसए के रिश्तों की कहानी क्या है और इंडिया यूएसए के रिश्तों की हिस्ट्री क्या है और जियोपॉलिटिक्स में इंडिया और यूएसए एक दूसरे के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और ये जो टैरिफ है ये आखिर होता क्या है और रिसेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ क्यों बढ़ाया, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंडिया और यूएसए के रिश्तों की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाकर देखना पड़ेगा और ये कहानी शुरू होती है सन 1492 में, जब एक कोलंबस नाम के इटालियन एक्सप्लोरर एक्चुअल में इंडिया की खोज के लिए निकले थे, बट अटलांटिक ओशन में एक गलत मोड़ लेने की वजह से अमेरिका जा पहुंचे। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका की खोज वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देगी और एक ऐसे देश की खोज हुई है जो बाद में वर्ल्ड के सभी देशों का लीडर बन जाएगा। कोलंबस की यात्रा ने एक नई दुनिया की खोज करी और वहां से यूरोपियन कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ और एक नया ट्रैवल रूट स्टार्ट हुआ और उसके बाद से अमेरिका ग्लोबल स्टेज पर उभरने लगा। मगर इंडिया की असली खोज तब हुई जब सन 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगीज एक्सप्लोरर कैलिकट के तट पर उतरे और यूरोपियंस को एक नया ट्रेड रूट मिला। फिर 1700 के एंड तक अमेरिकन वेसल्स भी इंडियन पोर्ट्स पर दिखनी शुरू हुई। फिलाडेल्फिया जो कि एक अमेरिकन पोर्ट सिटी थी, उसकी वेसल पौंडीचेरी के तट पर दिखी। कैप्टन थॉमस बेल के अंडर ये तंबाकू, कॉपर और अमेरिकन जिंसर लेकर आई थी और सबसे खास बात ये एक ऐसी पहली अमेरिकन वेसल्स थी जो इंडियन वाटर में अमेरिकन फ्लैग लेकर आई थी। इसके बाद हाइड्रा और ग्रैंड ट्रंक जैसे अमेरिकन वेसल्स भी इंडिया में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। हाइड्रा कोलकाता और मद्रास में कॉटन, स्पाइसेस और इंडिगो के ट्रेड में अपना रोल प्ले करते हैं और उसी तरीके से ग्रैंड ट्रंक जो है वो पौंडीचेरी और कोलकाता में टेक्सटाइल और स्पाइसेस में ट्रेड करते हैं और इस तरीके से सभी मर्चेंट जो अमेरिकन है वो इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश कर देते हैं। फिर 1792 में बेंजामिन जॉय जो कि अमेरिकन काउंसिल थे, इंडिया आए और ये एक सिंबलिक मूवमेंट था जिससे दोनों देशों के बीच एक ऑफिशियल कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद अमेरिकन मिशनरीज आए, उन्होंने स्कूल बनाए, गरीबों की मदद करी और फैमिलीन के वक्त काफ़ी रिलीफ वर्क किया। बट जब वो इंडिया से वापस गए तो उन्होंने इंडिया को अक्सर एक पुअर और सुपरस्टिशियस कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट किया। 19th सेंचुरी में अमेरिकन थिंकर एमरसन, थोरी और विटमैन इंडियन फिलॉसफी से डीपली इंस्पायर होते हैं। उनकी राइटिंग पासेज टू इंडिया और डिविनिटी स्कूल एड्रेस इंडिया के स्पिरिचुअल चार्म को यूएस में इंट्रोड्यूस करती है। फिर 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं और उनकी स्पीच ब्रदर एंड सिस्टर हॉल को ऐसे इलेक्ट्रीफाई करती है कि इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन है, वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। यहाँ तक कि हार्वर्ड और कैलिफोर्निया जैसी यूनिवर्सिटी उनको प्रोफेसरशिप ऑफर कर देती है और वहीं से अमेरिकन को इंडियन का स्पिरिचुअल चार्म जो है वो और डेप्थ में समझ में आता है। अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो अमेरिका का इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे 20वीं सदी आते ही इंडियन के फ्रीडम फाइटर को अमेरिका में एक प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल 1905 में लाला लाजपत राय अमेरिका जाते हैं और इंडिया के इंडिपेंडेंस का नारा पूरे विश्व में देते हैं। दूसरा, इंडिया के पॉलिटिकल एग्जाइल्स को भी अमेरिका में शरण मिलती है। 1913 में गदर पार्टी बनती है। उसके अलावा गदर न्यूज़पेपर पूरे दुनिया भर में इंडियंस को जगाने का काम करते हैं और इसके अलावा अमेरिकन जर्नलिस्ट, थिंक टैंक और इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अमेरिका के न्यूज़पेपर जैसे न्यूयॉर्क टाइम भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को हाईलाइट करते हैं। अमेरिका का ब्रिटिश के साथ कोर्डियल रिलेशन होने की वजह से उन्होंने कभी भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का ऑफिशियल लेवल पे सपोर्ट नहीं करा, मगर उन्होंने इंडिया के फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिकल एग्जाइल और थिंक टैंकर को एक प्लेटफॉर्म जरूर दिया जो इंडिया की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक बुनियाद बना। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब दो बड़े वर्ल्ड लीडर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, मगर इंडिया ने किसी की भी साइड न लेते हुए एक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई। नॉन अलाइनमेंट एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप किसी की साइड न लेते हो, एक न्यूट्रल स्टैंस रखते हो ताकि आप अपने देश की ग्रोथ पर फोकस कर सको। मगर यह बात यूएसए को कभी पसंद नहीं आई। उनका मानना था इंडिया का टिल्ट हमेशा से यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा रहा। उनका मानना था इंडिया की जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भी यूएसएसआर से इंस्पायर्ड होकर अपनाई गई है। सोशो इकोनॉमिक एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को डिमोट करती है और मोस्टली कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। इसी दौरान यूएसए ने कई ऐसे एक्शन लिए जिनको इंडिया के एंटी इंडिया एक्शन भी बोला जा सकता है। सबसे पहले जब 1948 में इंडिया पाकिस्तान के एग्रेशन को यूएन में लेके गई तब अमेरिका से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो इंडिया के सपोर्ट में रहेगी, मगर हुआ उल्टा। अमेरिका ने पाकिस्तान को एग्रेसर नहीं बोला। उसके अलावा पाकिस्तान को 1950 में दो मिलिट्री अलायंस सेंटो और सियाटो में भी शामिल कर लिया और उनको हैवी मिलिट्री सपोर्ट भी दिया। फिर 1961 में जब इंडिया ने गोवा को लिबरलाइज करा तब भी यूएसए ने पुर्तगाल को सपोर्ट करा।
इसके अलावा 1962 के चाइना वॉर में भी अमेरिका की तरफ से इंडिया को कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि ये बोला गया कि पहले आप अपने कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करो। इसके अलावा 1971 के बांग्लादेश लिबरलाइजेशन वॉर में अमेरिका इंडिया के डायरेक्टली अगेंस्ट ही हो गया। उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अपनी 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। वो तो यूएसएसआर ने अपनी साउथ पैसिफिक फ्लीट भेजकर इंडिया की हेल्प करी और इंडिया ये वॉर जीत पाया। जहां अमेरिका के ये एक्शन थे, वहीं 1965 में जब इंडिया में सेवियर ड्रॉट और फेमनिन जैसी सिचुएशन थी, तब अमेरिका के PL-480 प्रोग्राम ने काफ़ी सारे सप्लीमेंट और कई लाख टन गेहूं भिजवाए, जिससे कई लाख लोगों की जान बचाई जा सकी। अगर ट्रेड पॉलिसीज़ की बात करें तो इंडिया अभी कॉलोनाइजेशन के रूल से बाहर आया था, और वो भी काफ़ी संघर्षों के बाद। इसलिए इंडिया ने अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा था, जिसमें 300% से ज़्यादा हैवी ड्यूटी और कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग सिस्टम, और इसके अलावा कोटा सिस्टम, जिसमें इंपोर्ट का कोटा फिक्स रखा गया था, यानी कोई सामान कितना इंपोर्ट किया जाएगा इसका एक फिक्स कोटा रखा गया। फिर इंडिया का 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया और यूएसए के रिश्तों को एक बेहतर पोजीशन में ले जाने की एक नींव बनता है। इंडिया 1991 में एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, जब इंडिया के पास एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह PV नरसिम्हा राव की सरकार में एज अ फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभालते हैं। वो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स लेते हैं, जैसे वो इकोनॉमी को ओपन करते हैं, जिसके लिए वो कई सारे मेजर्स लेते हैं, जैसे ट्रेड पॉलिसीज़ को थोड़ा ईज करते हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और ड्यूटीज़ को कम करते हैं। इसके बाद से यूएस की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है और इंडिया में लोगों को रोजगार मिलना शुरू होता है। इंडिया की IT सर्विस कंपनियां भी पनपना शुरू होती हैं, और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ और इंडिया IT सर्विसेज का ग्लोबल लीडर बन गया। जहां 1991 से पहले यूएसए के साथ सिर्फ 2 से 4 बिलियन का ट्रेड होता था, वहां 2000 तक करीब 20 बिलियन का ट्रेड होने लगा। इंडिया और यूएसए के रिश्ते उभर ही रहे थे, पर इंडिया का एक ऐसा बोल्ड डिसीजन जिसने पूरे दुनिया को चौंका दिया, वो था इंडिया का 1998 में किया गया न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने 1998 में 5 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिससे यूएसए और पूरा वर्ल्ड चौंक गया और इंडिया पर सैंक्शन लगा दिया। यूएसए के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने भी इंडिया पर सैंक्शन लगा दिए। फिर 2000 में बिल क्लिंटन का भारत का दौरा इंडिया और यूएसए के रिश्तों में सुधार लाने की नींव बना और ये सारे सैंक्शन हटा लिए गए। अगर इंडिया यूएसए के ट्रेड की बात करें, टोटल ट्रेड देखें तो 130 बिलियन $US हो रहा है, जिसमें इंडिया का 41 बिलियन का सरप्लस है। अब समझते हैं टैरिफ क्या होता है। तो जब भी कोई एक कंट्री अपना सामान दूसरी कंट्री में बेचना चाहती है, तो वो कंट्री उस चीज़ पर एक टैक्स लगाती है। अलग अलग देश इसको अलग अलग तरीके के टैक्सेस के नाम से जानते हैं और इसी को टैरिफ भी बोला जाता है। अब ये समझने वाली बात है कि ये टैरिफ आखिर लगाया क्यों जाता है। इन टैरिफ को लगाने के लिए एक मेन पर्पज़ ये होता है ताकि आप अपनी डोमेस्टिक कंपनियों को प्रमोट कर सके और उनको प्रोटेक्ट कर सके और बाहर से आने वाले सामान को थोड़ा डिमोट किया जा सके। अब समझते हैं इंडिया यूएसए का जो रिसेंट ट्रेड वॉर शुरू हुआ, उसकी शुरुआत हुई कैसे। तो जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए, तो उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग का दर्जा दिया और उसके बाद इंडियन एक्सपोर्ट पे कई सारी चीज़ों पे टैरिफ बढ़ा दिया, जैसे स्टील पे 25% टैरिफ और एल्यूमिनियम पे 10% टैरिफ कर दिया। फिर जून 2019 में यूएसए ने इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस वाली लिस्ट से भी विड्रॉ कर लिया। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यूएन की एक वॉलंटरली पॉलिसी है, जिसमें डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए कस्टम ड्यूटीज पर एक छूट देती है, ताकि वो एक्सपोर्टर उनके मार्केट में सस्टेन कर पाए और अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाए। फिर रशिया यूक्रेन वॉर में जब सारी वेस्टर्न कंट्री ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया, तो इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए सस्ते दामों में क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। मगर ये बात यूएस को कभी पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि इंडिया ऐसा करके रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए स्पॉन्सर कर रही है और रिटालिएशन में अमेरिका ने इंडिया पर 25% का टैरिफ लगा दिया। यूएसए के लिए जियोपॉलिटिक्स में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को एज अ स्ट्रेटेजिक एलाई देखता है। दूसरा, उसके डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसी तरीके से यूएसए भी इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले चाइना को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक एलाई के रूप में। दूसरा, इंडिया को लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी भी यूएसए से मिलती है और इंडिया के फार्मा बिजनेस के लिए भी यूएसए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरीके से इंडिया यूएसए के रिलेशन अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, मगर दोनों डेमोक्रेटिक देशों को अपने आपसी रंजिशों को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि वर्ल्ड में हार्मनी क्रिएट की जा सके और एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके।